एक चीज़ मैंने देखी है कि अपने होम टाउन से अगर आपको कोई गाड़ी पकड़नी होती है ना, तो एक अलग ही फीलिंग होती है। और हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लगी है। चलिए ऑन बोर्ड होते हैं और अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। और मैं आए समय से देख रहा हूँ कि बहुत टाइम से यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना वो चल रहा है। तो बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि 3:15 पे अपना डिपार्चर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से हो चुका है। और लीजिए, जैसे डिपार्चर हुआ ना, तुरंत चेन पुलिंग जो है वो भी हो गई। तो फाइनली चेन पुलिंग के बाद अपना डिपार्चर जो है वो फाइनली अब हो चुका है। बस अब वापस से चेन पुलिंग ना हो। ये लीजिए, फिर से चेन पुलिंग हो गई। और ये दूसरी बार है जब हमारी ट्रेन का चेन पुलिंग हो गया। और इस ट्रेन को आप याद रखना कि लिच्चू एक्सप्रेस है और ये भी प्रयागराज की तरफ जाने वाली है, पर ये वाया ज्ञानपुर रोड जाएगी और हम जाएंगे वाया फाफामऊ। अब देखते हैं कि दोनों में से पहले कौन ट्रेन जो है वो प्रयागराज पहुंचती है। चलिए, अपना डिपार्चर जो है वो हो तो चुका है और सीट तो मैंने अभी देखी नहीं। चलते हैं और देखते हैं अपनी सीट पे लोग हैं या फिर खाली है। ये है 22 नंबर अपनी सीट, यानी कि अपर बर्थ है, लेकिन फ़िलहाल खाली है तो नीचे बैठ सकते हैं। काश लोअर मिलती तो अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती है लोअर अगर आप सेकेंड एसी में ट्रैवल कर रहे हो तो। और अभी ट्रेन की स्पीड जो है वो अराउंड 110 किलोमीटर पर आवर की है। और इस रूट पे ट्रेनों की रफ्तार जो है वो इतनी रहने वाली है। हालांकि जो हमारी ट्रेन है ना, उसको 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार जो है वो दी गई है, लेकिन फ़िलहाल इस रूट पे हमारी ट्रेन जो है वो 130 नहीं चलने वाली है। प्रयागराज के बाद जो है वो ट्रेन 130 चलेगी, लेकिन कानपुर तक की, उसके बाद से कानपुर के बाद झांसी का जो रूट है वो भी 130 जो है वो सपोर्ट नहीं करता। तो फिलहाल मैं अपनी सीट एक्सचेंज करके आ चुका हूँ साइड लोअर बर्थ पे। और साइड लोअर बर्थ जो है ना वो कमाल की लगती है मुझे 2AC में। मतलब वैसे कंफर्ट की बात करें तो उस सीट का कोई जवाब नहीं। मतलब वो सीट इतनी ज़्यादा चौड़ी होती है ना कि उसमें आराम से 2 लोग भी सो सकते हो। लेकिन अगर बात आती है प्राइवेसी की ना, तो प्राइवेसी जो है वो सिर्फ साइड लोअर सीट मिलती है अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो। और बातों बातों में तो आपको मैंने बताया ही नहीं कि ये जो सामने वाली लाइन जो आप देख रहे हो ना, ये लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। ये लाइन आ रही है जौनपुर की तरफ से और आके मिल जाती है ये जंघई जंक्शन पे। और जंघई जो है वो एक जंक्शन है, और जंक्शन इसलिए क्योंकि आपको बता ही दिया मैंने कि ये लाइन जो है वो आती है जौनपुर की तरफ से। और यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है फाफामऊ की तरफ, जिधर हम जाने वाले हैं। और एक लाइन यहीं से निकल जाती है प्रतापगढ़ की तरफ। तो ये कुछ लाइनें हैं जो जंघई पे आती हैं, और इसीलिए जंघई को एक जंक्शन जो है वो बोलते हैं। फिलहाल हमारी ट्रेन इस जंक्शन स्टेशन को स्किप करने वाली है। ओके, गोरखपुर लोकमान्य तिलक। वैसे इस ट्रेन को 1:20 पे यहाँ से निकलना था, लेकिन ट्रेन अराउंड 2 घंटे 40 मिनट की देरी चल रही है, इसलिए ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। 2 घंटे से खड़ी है भाई। और है एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो आपको बताना ही भूल गया कि आपने डायमंड क्रॉसिंग के बारे में तो सुना ही होगा। और जब भी डायमंड क्रॉसिंग की बात आती है तो आपको नागपुर का डायमंड क्रॉसिंग जो है वो याद आता होगा। लेकिन यहाँ भी एक डायमंड क्रॉसिंग है। शायद मैं आपको दिखा ना पाऊँ, लेकिन आपको मैप में ज़रूर से मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली वो डायमंड क्रॉसिंग है। तो फिलहाल अभी जो है हमारी ट्रेन जा रही है फाफामऊ जंक्शन की तरफ, और ये एक बाईपास लाइन है फाफामऊ की। और अगर आप मैप में देखो, अगर आपको मैप में दिखाऊं मैं, तो कुछ यहाँ पे जो डायमंड क्रॉसिंग है फाफामऊ का वो यहाँ पे आपको दिखेगा। और देखो बिल्कुल ये एक ट्रायंगल शेप बनता है यहाँ पे। और वैसे हमारी ट्रेन का यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं था, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। हालांकि ट्रेन रुक सकती है, कोई कुछ नहीं कह सकते। और फाफामऊ को क्रॉस करते ही विशाल गंगा नदी के दर्शन हो जाते हैं और प्रयागराज जंक्शन में भी अपना अराइवल बस होने वाला है।
वैसे यहाँ पहुँचने का सही समय था 5:20 पर ट्रेन 10 मिनट लेट यहाँ पहुँची है। और ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये कैसे? 30 रुपये में 4 लिट्टी चोखा प्याज मिर्ची। बाकी प्रयागराज के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये कि 1902 से लेकर के 1920 तक ये यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो कि उस ज़माने में उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंसेस बोलते थे, तो उसकी राजधानी हुआ करती थी। और 1858 में पहली बार सिर्फ एक दिन के लिए प्रयागराज को यानी इलाहाबाद को भारत की राजधानी जो है वो बनाया गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आज के इंटरनेट के युग में ना पैसे कमाना बहुत ही आसान हो गया। मतलब आप अलग अलग तरीक़ों से पैसे जो है वो कमा सकते हो, जिनमें से एक है गेम खेल के पैसे कमाना। मतलब आज से कुछ साल पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इंटरनेट पे गेम खेल के आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन आज ये पॉसिबल है। और आज मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात करने वाला हूँ वो है OneWin, जहाँ पे आप लकी जेट गेम खेल करके पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे सीधा आपको OneWin ऐप पे जाना है, अकाउंट बना के रजिस्टर करना है और लकी जेट गेम खेलना है। तो चलिए मैं भी अभी गेम खेल लेता हूँ और पहले 6000 रुपये जो है वो डिपॉजिट कर लेता हूँ बेट लगाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा मेन टास्क यही है कि पायलट के उड़ने से पहले मुझे मनी जो है वो कलेक्ट करना होता है। तो चलिए गेम जो है वो शुरू करता हूँ। और ये पायलट जो है वो उड़ चुका है और मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। और ये लीजिए यहाँ पे 8120 रुपये जो है वो जीत चुका हूँ। अब थोड़ा सा और वेट करते हैं। और ये लीजिए 7560 रुपये। कमाल है। और पैसे जीतने के बाद विड्रॉ करना बहुत ईजी है। सिंपली आपको विड्रॉ पे क्लिक करना है और उसके बाद पेटीएम यूपीआई जो है वो आपको चूज़ करना, जो भी आपको सही लगे। तो OneWin ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हाँ, ये कोड मेरा ज़रूर से आप यूज़ करिएगा ताकि आपको 25,000 रुपये का जो बोनस है वो मिल जाए आपके डेमो अकाउंट में। और हाँ, इसको ना आपने रिस्क पे ही खेली क्योंकि इसकी आदत लग सकती है। और पैसे डिपॉजिट करना हो ना तो यूपीआई वाला मेथड जो है वो सबसे बेस्ट रहता है। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से OneWin ऐप को डाउनलोड करिए और अच्छा खासा पैसे जीतने का मौका पाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये काफ़ी अच्छा हुआ कि प्रयागराज ने हमें ज़्यादा नहीं उड़ाया। ट्रेन यहाँ 20 मिनट खड़ी रही, लेकिन फाइनली अपना डिपार्चर यहाँ से हो चुका है। और सामने खड़ी है तुलसी एक्सप्रेस, जो कि प्रयागराज से लोकमान्य तिलक के बीच में चलती है। और ये ट्रेन भी, इसका डिपार्चर बस होने ही वाला है। और अब हम बिल्कुल प्रयागराज दिल्ली मेन लाइन पे आ चुके हैं। तो यहाँ से ट्रेन की रफ्तार जो है वो बढ़ने वाली है। जहाँ ट्रेन 110 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चल रही थी, वहाँ अब यहाँ से ट्रेन जो है 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चलने वाली है। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 6 और ये लिच्चू एक्सप्रेस है मेरे ख्याल से। अगर आपको याद हो तो जब हमारी ट्रेन डिपार्ट हो रही थी तो बिल्कुल हमारे आगे आगे निकली थी ये ट्रेन। यहाँ पे मैं छोटा सा क्लिप प्ले कर दूँगा। और हमसे पहले पहुँच करके यहाँ पे खड़ी है और हमारी ट्रेन अब इससे आगे निकल रही है। हालांकि हम दोनों ही एक ही रूट पे जाने वाले हैं फिर भी। तो ट्रेन अराउंड 130 किलोमीटर की रफ्तार में ट्रेन चल रही है। हालांकि 128 का यहाँ पे जीपीएस दिखा रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, बट फ़िलहाल रफ्तार जो है वो इतनी है अपनी। और उस तरफ जो आप स्टेशन देख रहे हैं ना, पता नहीं आपको रात में देखे हैं, इसलिए मैप मैं आपको बता रहा हूँ, मैप के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, इसलिए मैं मैप की हेल्प से आपको बता रहा हूँ। वो जो स्टेशन है वो है कानपुर अनवरगंज। और हमारी ट्रेन अब गोविंदपुरी जंक्शन जो है वो पहुँच रही है और कानपुर जो है वो बाईपास पीछे छूट चुका है। तो कुछ इतना सा शांत स्टेशन है ये। और देखिए लाइट भी बंद कर दी गई हमारे आते ही। तो फाइनली पहुंच चुके हैं गोविंदपुरी जंक्शन। हालांकि देखा जाए तो उसको जंक्शन का स्टेटस जो है वो नहीं मिला हुआ। शायद यहाँ पे 2 स्टेशन है, GOY और GOV, क्योंकि यहाँ से आप कानपुर सेंट्रल की तरफ जा सकते हो, यहाँ से आप मेन दिल्ली की लाइन की तरफ जा सकते हो बनकीधाम होते हुए, और यहाँ से आप झांसी की तरफ जा सकते हो वाया पुखराया होते हुए। तो इसलिए ये एक जंक्शन है और जितनी भी ट्रेनें हैं जिनको झांसी की तरफ जाना होता है वो गोविंदपुरी से होकर गुजरती हैं। और इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है कानपुर झांसी रूट पे। ये भैया जी स्टेशन में स्कूटी लेके चले आए थे और RPF सर इसीलिए इनको बोल रहे थे। बढ़िया है। चलो अपना डिपार्चर जो है गोविंदपुरी से अब हो चुका है फाइनली। और इसके बाद हमारी ट्रेन सीधा रुकने वाली है झांसी जंक्शन पे।
भाई यहाँ पे फ़ोन निकालना बहुत रिस्की होता है। और एक चीज़ अच्छी हुई कि मैंने अपना जो डिनर है ना वो प्रयागराज से ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता मुझे, और यहाँ पे शायद डिलीवरी जो थी वो भी नहीं थी। सुबह करीब 6:10 का वक्त हो चुका है और नींद जो है जल्दी आ गई, इसलिए झांसी स्टेशन जो है वो मिस हो गया मुझसे। चले उठते हैं और बाहर एक्सप्लोर करते हैं। इंदौर डॉन, क्या खूबसूरत सनराइज़ जो है वो हो रहा है। वैसे तो ट्रेन यहाँ पे 6:50 पे आ गई थी, लेकिन बहुत देर से ट्रेन जो है वो आउटर पे ही खड़ी है। और ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही है, लेकिन हमारी ट्रेन पिछले आधे घंटों से यहीं पे खड़ी है। अब इस तरफ से भी कोई गाड़ी आ रही है। भाई थोड़ा और किनारे हो जाओ। और ये है इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस। और फिर से इस साइड से कोई ट्रेन आ रही है। ये चौथी ट्रेन है जो क्रॉस हो रही है। लोकमान्य तिलक इंदौर। और इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस को पीछे छोड़ के फ़िलहाल हमको प्लेटफॉर्म एंट्री पहले मिल रही है। एक चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी कि प्लेटफॉर्म इस साइड भी है और इस तरफ आओगे तो इस तरफ प्लेटफॉर्म है, तो दोनों तरफ ही प्लेटफॉर्म है। बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि किसी स्टेशन पे आपको दोनों तरफ प्लेटफॉर्म जो है देखने को मिल जाए। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर एक प्लेटफॉर्म पे खाने पीने की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर के चीज़ें ढूंढ सकते हो। खैर चलिए, पहुंच चुके हैं उज्जैन, और यहाँ पहुंचने का जो सही समय था ना वो था सुबह के 7:10, पर ट्रेन यहाँ पहुँची है 7:20, क्योंकि ट्रेन आउटर पे आधे घंटे तक खड़ी थी। उज्जैन, जिसको अवंतिकापुरी, प्रतिकल्पा, पद्मावती से अनेकों नामों से लोग जानते हैं, और यहाँ पे भगवान महाकालेश्वर का वास है। और बिल्कुल स्टेशन अगर आप देखो तो बिल्कुल मंदिर के शेप में इसको बनाया गया है। ये दर्शाता है कि भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ उज्जैन में है, जिसको महाकालेश्वर के नाम से लोग जानते हैं, और अलग अलग जगहों से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। मालवा प्लेटू और शिप्रा नदी के किनारे बसा ये पौराणिक शहर 2000 साल से ज़्यादा पुराना है। और यहाँ में चिराग भाई मिल गए अचानक से, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं रणथंभौर रणथंभौर जा रहे हैं, और अचानक से पीछे से आके बोले कि अच्छा आपको देख लेता, अपने वीडियो शूट कर रहा था, देख लेता। अच्छा, काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग ऐसे मिलते हो। और हाथ पैर कांप रहा है तू देख के। अरे नहीं यार, प्लीज़ रिलैक्स। हमारे भारत में 4 जगहों पे कुंभ मेला जो है वो लगता है। एक तो हमारे प्रयागराज में, एक हरिद्वार में, एक यहाँ उज्जैन में, और एक नहीं मैं वो नहीं बताऊँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो चौथा जो जगह है वो कौन सा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मैं देखूँगा। ये लीजिए भाई, ट्रेन की हॉन्किंग जो सुनाई दी मुझे। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। अरे भैया आगे देखो। तो चलिए, फाइनली अपना डिपार्चर उज्जैन से हो चुका है। ट्रेन यहाँ पे करीब 15 मिनट रुकी थी। मैंने इतनी सारी बातें कर ली, पर ये तो बताया नहीं कि उज्जैन को जंक्शन क्यों बोलते हैं। तो उज्जैन को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं तो एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं, यानी कि
मक्षी की तरफ से, जिसको हमने स्किप किया था। उसके बाद एक लाइन यहाँ से निकल जाती है इंदौर की तरफ और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से नागदा रतलाम की तरफ, और हम नागदा जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसीलिए उज्जैन को जंक्शन बोलते हैं। और बस कुछ ही देर में उज्जैन की जो सबसे पवित्र नदी है और जिसके किनारे उज्जैन बसा हुआ है, यानी कि शिप्रा नदी, उसको हम क्रॉस करने वाले हैं। और उज्जैन के बाद ट्रेन नागदा जंक्शन पहुंच जाती है और यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, पर देखने वाली बात ये होगी कि ट्रेन यहाँ पे रुकती है या फिर स्लो स्पीड में ही हम स्टेशन को स्किप करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ट्रेन रुकेगी नहीं, स्किप कर लेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट आधी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकल चुकी है। और ये चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं कि नागदा को जंक्शन क्यों बोलते हैं। तो नागदा जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं, यानी कि उज्जैन की तरफ से वो लाइन आती है, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है रतलाम की तरफ जिधर हम जाने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है कोटा के लिए। तो ये सारी लाइंस आकर के यहाँ मिलती हैं, इसलिए नागदा एक जंक्शन स्टेशन है। और ये तो बताना ही भूल गया कि नागदा से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जो चंबल नदी है वो आती है, तो उसको भी क्रॉस करने वाले हैं। तो हमने शिप्रा नदी को क्रॉस किया सुबह सुबह, उसके बाद से अब चंबल नदी को क्रॉस करने वाले हैं। तो बिल्कुल अपने तय वक्त पे रतलाम पहुंचने वाले हैं हम, और सामने से मेरे ख्याल से ये एर्नाकुलम दुरंतो जो है वो आ रही है। और रतलाम का क्यू कर्व जो है ना वो ये है, मैं आपको मैप के थ्रू समझा दूंगा इसको। फिलहाल एर्नाकुलम दुरंतो को देखते हैं। तो इस ट्रेन में मैंने यात्रा की हुई है हज़रत निज़ामुद्दीन से एर्नाकुलम तक, और वो भी स्लीपर क्लास में। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ही आप ये हमारा ब्लॉग देखिएगा। आप कितने गाड़ी सफर कर रहे हो? कि हुआ करते थे, लेकिन अब तो सभी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो चुके हैं। और वो खड़े हैं अपने श्रेयांश भाई। और भाई कैसे हो? नाश्ता लेके आए हैं भाई, देखो। फाइनली श्रेयांश भाई आ चुके हैं, और ये तो भाई अच्छा लगा, लेकिन नाश्ता लेकर के आए ये अच्छा लगा। भाई क्या क्या इसमें? ये फ्रूट्स, कचौरी और ये सब। चलो कोई नहीं। अच्छा बताओ, रतलाम को जंक्शन के बोलते हैं। यहाँ से एक लाइन गई है इंदौर के लिए जो शॉर्टकट रूट है ना, वाया फतेहाबाद होते हुए, ठीक है। एक लाइन गई है अजमेर की तरफ जो चित्तौड़गढ़ होते हुए जाती है, जिससे जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस। वो जो ऊपर से जो निकलती है क्यू कर्व से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, वो वही लाइन। और नीचे से निकल सकते हैं ना। हाँ, नीचे से भी रूट जाता है, ऊपर से रिवर्सल अवॉइड करने के लिए मतलब वो लाइन जाती है, तो इसलिए रतलाम को जंक्शन बोलते हैं। और रतलाम से भी अपना डिपार्चर ऑन टाइम हो जाता है, और श्रेयांश भाई ने जो नाश्ता लेकर के आया था ना, उसको खाने की जल्दी थी, इसलिए जल्दी से अंदर पहुंच जाता हूँ। दोनों ही ऑक्यूपाइड सीट है, तो इसलिए अपर बर्थ पे आ गया। और यहाँ पे अपना लजीज ब्रेकफास्ट जो है श्रेयांश भाई लेकर के आए। ठीक है, पोहे। पोहे तो अच्छे लग रहे हैं, गर्मा गर्म लग रहे हैं। और भाई उज्जैन में मैंने खाया नहीं, उज्जैन में पोहे गर्मा गर्म मिल रहे थे, लेकिन कहा कि रतलाम में रहते हैं। रतलाम के पोहे की ना एक अलग ही बात होती है। अब लगे हाथों कचौरी भी देख लेते, बहुत खस्ता लग रही है। नाश्ता बहुत ही बढ़िया था, पोहे बहुत अच्छे थे, कचौरियाँ खस्ती और बहुत अच्छी हैं। समोसे में ट्राई बाद में करूँगा, अच्छे ही होंगे मेरे ख्याल से। बाकी यार काफ़ी अच्छा नाश्ता लगा। फिलहाल जल्दी इसको फिनिश करते हैं, और इसके बाद से माही रिवर जो है वो आने वाली है, और उसके बाद खूबसूरत पंच पिपलिया घाट जो है ना वो भी आने वाला है। तो बहुत कुछ देखने के लिए बचा अभी।
वैसे सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, इसलिए आपको ग्रीनरी जो है वो सूट पे इतना देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अगर आप बारिश के वक्त में सूट पे आते हो ना तो ये पंच पीपलिया घाट अपने शबाब पे होती है, बहुत ही खूबसूरत दिखती है। अब नागदा स्टेशन को हमारी ट्रेन ने बहुत ही स्लो स्किप किया, लेकिन दाहोद स्टेशन को हमारी ट्रेन ने बिल्कुल अच्छी रफ्तार में स्किप किया। तो पंच पीपलिया घाट और दाहोद को स्किप करने के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं गोधरा। वैसे गुजरात में हम काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं, रतलाम के बाद ही गुजरात जो है वो ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम गोधरा स्टेशन जो है वो पहुंच रहे हैं। तो वक्त हो चुका है करीब 11:30 और पहुंच चुके हैं गोधरा जंक्शन। वैसे यहाँ पहुंचने का सही समय था 11:20 का, पर ट्रेन अराउंड 10 मिनट लेट यहाँ पहुंची है। और गोधरा का नाम सुनते ही ना गुजरात में हुए दंगे आ जाते हैं, पर वास्तव में गोधरा की बात करें तो इसके नाम में कुछ अलग है। गोधरा, जिसमें गो का मतलब हुआ गाय और धारा यानी कि लोकल लैंग्वेज में ज़मीन, यानी कि गायों की ज़मीन। एक ज़माने में शायद यहाँ बहुत ज़्यादा मवेशी जो है वो पाए जाते होंगे, इसलिए इसका नाम जो है वो गोधरा जो है वो है। पता नहीं इसके पीछे एक और कहानी हो सकती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और कुछ ऐसा है स्लीपर क्लास का हाल भाई। सेकंड एसी इसमें आने के बाद ना फील होता है वाकई में। पर एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ से आप आराम से कोई भी स्टेशन स्किप हो रहा हो, कुछ भी स्किप हो रहा हो, आप यहाँ से दिखा सकते हो। ये सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे स्लीपर क्लास में। हालांकि थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता ज़रूर से, लेकिन ठीक है यार, चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ सिर्फ हम गांधीनगर तक जो है वो यात्रा करने वाले हैं। एक चीज़ मैंने देखी है कि अगर आप हायर क्लास में सफ़र कर रहे हो ना, तो आपको खाने पीने के जो आइटम्स अगर अंदर आते हैं वेंडर्स बहुत कम आते हैं वो लोग, लेकिन स्लीपर क्लास में ना वही चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है आपको। अलग अलग तरह के वेंडर्स जो है वो स्लीपर क्लास में आपको देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग खाने की चीज़ आपको मिल जाती हैं। चलिए फिलहाल अपना अराइवल अहमदाबाद जंक्शन पे फाइनली हो चुका है। दोपहर के 2:05 का वक्त हो चुका है और बिल्कुल ऑन टाइम का 5 मिनट की देरी से ट्रेन पहुंच रही है यहाँ पे। और यहाँ से गांधीनगर, जिसका डिस्टेंस अराउंड 29 किलोमीटर का है, उसके लिए ट्रेन को अराउंड 1 घंटे 15 मिनट का वक्त दिया गया है। वैसे मैंने भी सोचा था कि ट्रेन को यहीं डिमोट कर दूँगा, लेकिन इसके बाद जो गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन है ना, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है। मैं चाहता हूँ कि वो स्टेशन आप ज़रूर से देखो, इसीलिए मैं यहाँ से गांधीनगर कैपिटल जो है वो जा रहा हूँ, ताकि बिल्कुल एंड टू एंड भी ट्रेन कवर हो जाएगी और आपको गांधीनगर कैपिटल स्टेशन जो है वो भी दिखा दूँगा। और अगर आप सामने देखो तो NHRCL मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो है उसका काम जो है वो चल रहा है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना साबरमती के पास, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये है बुलेट ट्रेन का स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला नहीं, बिल्कुल यही स्टेशन है साबरमती का, जहाँ पे अगले आने वाले कुछ सालों में मुंबई अहमदाबाद
के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन जो है वो रुकेगी। तो बस पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, यानी कि गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन। बहुत ही ज़्यादा खाली सुनसान एरिया में इसको बनाया गया है, बहुत ही पीसफुल एरिया है ये, और स्टेशन भी बहुत ही पीसफुल एरिया में है। तो बहुत ही खाली ज़मीन है, पीसफुल लगता है मुझे स्टेशन ये। और यहाँ खाली प्लॉट भी बहुत सारे हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में ना यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग जो है वो बनाए जाए, लेकिन फ़िलहाल ये स्टेशन मुझे बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांत लगता है। और इसके लिए एकदम सेपरेट कनेक्टिविटी जो है वो दी गई है। तो फाइनली करीब 1400 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी करके 24 घंटे में पहुंच चुके हैं गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन। और ये स्टेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और बाकी ये जर्नी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। चलिए फ़िलहाल इस सफ़र में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।